Hello friends, welcome back to the class of Political Science. Friends, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके चैप्टर 3 के पार्ट 2 को करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 को किया था, जिसके अंदर हमने एक स्टोरी के बारे में जाना था जो मैक्सिको की ओलंपिक स्टोरी थी। उसके बाद हमने ये जाना कि सोशल डिफरेंसेस का ओरिजिन कैसे होता है। उसके बाद हमने ओवरलैपिंग डिफरेंसेस और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस के बारे में जाना था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन के मिक्स होने पर क्या इफेक्ट्स आते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे 3 ऐसे फैक्टर्स की जो ये डिसाइड करते हैं कि सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स का क्या आउटकम आएगा। तो आइए लेट्स बिगिन। अगर दोस्तों हम पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन को मिक्स कर दे तो ये बहुत ही डेंजरस साबित होता है। दोस्तों, डेमोक्रेसीज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete करती है, जैसे कि इंडिया में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। दोस्तों, अगर ये पार्टीज कुछ एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन्स के ऊपर compete करना शुरू कर दे तो इसके रिजल्ट के रूप में देश में सिविल वॉर हो सकता है और तो और किसी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन के होने से इसके आउटकम के रेंजेस को देखते हैं। चलिए दोस्तों, नॉर्दर्न आयरलैंड के एग्जाम्पल से रेंज ऑफ आउटकम्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। दोस्तों, ये ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है जो बहुत लंबे समय से वायलेंट एंड बिटर एथनो-पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जूझ रहा है। दोस्तों, नॉर्दर्न आयरलैंड की पॉपुलेशन मेनली क्रिश्चियन ही है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन 2 रिलीजन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला है प्रोटेस्टेंट, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड की पॉपुलेशन का 53% है, और दूसरा है कैथोलिक्स या रोमन कैथोलिक्स। दोस्तों, ये नॉर्दर्न आयरलैंड की 44% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। दोस्तों, नॉर्दर्न आयरलैंड में दोनों ही कम्युनिटीज चाहती थी कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करे, लेकिन यहाँ पे बहुत से झगड़ों के बाद, इतनी सिविल वॉर्स के बाद और इतनी ज्यादा डेथ्स के बाद वहाँ पर पीस ट्रीटी साइन की गई। दोस्तों, ऐसे ही यूगोस्लाविया एक कंट्री है, वहाँ पर भी एक ऐसी ही सिचुएशन थी। दोस्तों, यूगोस्लाविया में कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गया था। दोस्तों, यूगोस्लाविया में पॉलिटिकल कंपटीशन के वजह से ये कंट्री डिसइंटीग्रेट होकर 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज के अंदर बट गई थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन के इंटीग्रेशन से क्या क्या और कितने कठोर इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये बेटर है कि हम पॉलिटिक्स को सोशल डिवीजन से अलग ही रखें। लेकिन दोस्तों, डेमोक्रेसी में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, क्योंकि डेमोक्रेसीज में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत से सोशल ग्रुप्स के साथ अलग अलग प्रॉमिसेस करती हैं, और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है इलेक्शंस में वोटिंग पर। दोस्तों, किसी भी नॉर्मल कंडीशन में कंट्री डिसइंटीग्रेट नहीं होती है। दोस्तों, तो इस पूरे इंसिडेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसीज में या किसी भी कंट्री में पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन्स को अलग अलग रखें तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं
3 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो ये डिसाइड करते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन के आउटकम्स क्या-क्या होंगे। तो आइए लेट्स बिगिन। दोस्तों, पहला डायमेंशन या पहला फैक्टर है रोल ऑफ आइडेंटिटी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी खुद की आइडेंटिटी को कैसे परसीव करते हैं। जैसे कि दोस्तों, नॉर्दर्न आयरलैंड में या तो लोग अपने आप को कैथोलिक्स मानते हैं या फिर प्रोटेस्टेंट्स। इसलिए दोस्तों, वहां पर सोशल डिफरेंसेस है। पर दोस्तों, बेल्जियम में पावर इक्वली शेयर की गई, इसलिए वहां पर लोग अपने आप को पहले बेल्जियम्स मानते हैं और बाद में किसी और कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं। इसी तरह दोस्तों, भारत में भी लोगों को अपने आप को पहले इंडियंस मानना चाहिए और बाद में किसी और स्टेट या फिर किसी और सोशल ग्रुप का हिस्सा मानना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, रोल ऑफ आइडेंटिटी इसका एक फैक्टर है। आइए दोस्तों, अब सेकंड फैक्टर के बारे में जानते हैं, जो है रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी और सोशल डिवीजन का आउटकम इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स किसी भी ग्रुप की डिमांड को कैसे राइज करते हैं। यानी कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स raise the demands of any community or the demand of individual person। दोस्तों, अगर लोगों की डिमांड या किसी ग्रुप की डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हुई तो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर किसी ग्रुप की डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर हुई तो उसके रिजल्ट वेरी करेंगे या अपोजिट होंगे। दोस्तों, ये माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ होता है और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर कोई भी डिमांड उठती है तो उसे पूरा करना पॉलिटिकल लीडर्स का काम होता है। दोस्तों, अगर हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स हमारी सोसाइटी में रहने वाली कम्युनिटीज की डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए रेज करते हैं तो इन डिमांड्स के जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही अगर ये डिमांड्स पॉलिटिकल फ्रेमवर्क या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं होती तो इनके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते और हो सकता है कि ये वेरी करें। दोस्तों, जो भी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर होती है उन डिमांड्स को वैलिड माना जाता है और जो डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर होती है उन डिमांड्स को इतना वैलिड नहीं माना जाता या इनवैलिड माना जाता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स किसी इनवैलिड डिमांड यानी कि कोई ऐसी डिमांड को रेज करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के खिलाफ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर है तो ऐसी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, इससे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स लोगों की डिमांड को कैसे सामने रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरे फैक्टर के बारे में, जो है रोल ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट लोगों की डिमांड पर कैसे रिएक्ट करती है। दोस्तों, जैसे हमने अभी जाना कि बेल्जियम में पावर इक्वली शेयर की गई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है बेल्जियम में ऐसा क्यों हुआ? वहां पर क्यों लोगों के बीच में पावर इक्वली शेयर की गई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को इसी तरीके से हैंडल किया या उनकी डिमांड पे इसी तरह से रिएक्ट किया। दोस्तों, अगर बेल्जियम के पॉलिटिकल लीडर्स इससे अपोजिट रिएक्ट करते तो बेल्जियम डिसइंटीग्रेट हो सकता था और बेल्जियम के डिसइंटीग्रेट होने पर किसी भी
कम्युनिटी के लोगों में पावर शेयर नहीं हो पाती, बल्कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते। दोस्तों, बेल्जियम की गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स ने इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल किया और गवर्नमेंट ने लोगों की डिमांड पर बहुत अच्छे से रिएक्ट किया और एक डिसीजन लिया कि उनकी कंट्री इंटीग्रेट रह सके। इस वजह से बेल्जियम का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ग्रुप्स की डिमांड की तरफ किस तरह से रिएक्ट करती है। दोस्तों, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यहीं पे दोस्तों हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेट्स सी दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, हमने पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के बारे में जाना और ऐसे 3 फैक्टर जाने जिसके ऊपर इसके आउटकम्स डिपेंड करते हैं। दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस का ये 3rd चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी टेक्स्ट बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे और उसके लिए आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ के आना। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।